एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज ये देखेंगे कि पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या है और पॉलिटी क्यों पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिटी पढ़नी आवश्यक क्यों है, क्या जरूरी है कि हम पॉलिटी पढ़ें। पॉलिटी का मतलब हो गया संविधान, पॉलिटी का मतलब हो गया संविधान और गवर्नेंस। ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ें, क्योंकि यह पढ़ना आवश्यक इसलिए क्योंकि यह हमारे सिलेबस का पार्ट है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम, या तो आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होंगे या किसी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन परीक्षाओं में प्रीलिम्स के एग्जाम में, जिसको हम लोग जनरली पीटी बोलते हैं, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन और कहीं कहीं 10 से 12 और 15 क्वेश्चन, ये आयोग पर निर्भर है। और इसी तरीके से मेंस का जो सेकंड पेपर है वहां पॉलिटी के सेक्शन को रखा गया है। तो हम देखते हैं पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें परीक्षा करनी है पास, परीक्षा करनी है हमें पास, इसलिए आवश्यक है ये। क्लियर। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है वो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर हम सेकंड पेपर को हम देखते हैं तो सेकंड पेपर के अंदर मेंस में 5 टॉपिक रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? 5 टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक रखे गए? पॉलिटी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं संविधान। तीसरा है गवर्नेंस वाला पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सरकार या शासन। तीसरा पार्ट आ गया इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर, किसको लेकर? अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर इसकी चर्चा की गई। और इसके अलावा इसमें एक पार्ट और आता है सरकार से रिलेट, जिसमें बहुत सारे कार्य हैं, योजनाएं हैं, ये सारा पार्ट उसके साथ रिलेट हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं आज। मेन क्या है हमारा कि हमें क्यों पढ़ना है। तो हमने आपको बताया पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये नंबर दिलाएगा। प्रीलिम्स में कितने नंबर दिलाएगा? पॉलिटी या संविधान या गवर्नेंस, वो दिलाएगी हमें 20 नंबर, या हम कहें 18 क्वेश्चन, या हम कहें 22 क्वेश्चन। तो हमें इसके लिए पढ़ना आवश्यक है। क्या पढ़ना है? पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, ये तीनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में 175 नंबर आएंगे ये तीनों पार्ट से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से और गवर्नेंस से पार्ट से। बाकी के 20 या 25 नंबर जो हैं वो आएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध और अन्य चीजों से। तो हमें मेन इसी पर फोकस करना है। और ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर हम लोग ये कहें कि पॉलिटी संविधान से बाहर है तो नहीं, या राज्य व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से बाहर है या गवर्नेंस बाहर है, नहीं, ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ये एक तरीके से ट्राई जंक्शन के रूप में एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इन तीनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ये कंसेप्चुअल पार्ट्स का हिस्सा नहीं बन पाएगी, आपकी समझ विकसित नहीं कर पाएगी। तो हमें इन तीनों को एक साथ ही पढ़ना है। अब सवाल ये कि पढ़ना क्या क्या है हमें। तो हमें पढ़ना है, एक तो पॉलिटी पढ़नी है हमें पूरी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और गवर्नेंस का पार्ट पढ़ना है। ये हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे कहां से? सवाल ये उठता है कि हम पढ़ें कहां से और क्या क्या पढ़ें। तो हमें पढ़नी है किताबें, संस्थाओं के नोट्स और स्वयं के नोट्स। अब इनकी भूमिका क्या है? किताबों की, नोट्स की और संस्थाओं द्वारा किए गए अदर नोट्स, इनकी भूमिका क्या है? यह भूमिका है इनकी कि यह आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस प्रकार की जानकारी? तथ्यात्मक जानकारी और कंसेप्चुअल जानकारी। ये दोनों ही जानकारियां आपको कहां से मिलेंगी? किताब से, क्योंकि किताब का मीनिंग एक सिलेबस, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनों के आंसर देना। इसलिए इनकी उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी? किताबों की और नोट्स की। इस सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो हमने लिखी है चौथी, वो लिखी आपकी भूमिका। आपकी मतलब जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके स्वयं की भूमिका, कि वो किताबों को कैसे पढ़ते हैं, नोट्स को कैसे लिखते हैं और उनको मेंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीलिम्स में आपके सामने जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है आपके सामने, लेकिन मेंस में आपके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है। छोटी सी लाइन लिखी और बड़ा सा पन्ना आपको भरना है, यह है मेंस। लेकिन पीटी में आपको हो सकता है आपका पढ़ा हुआ रिमाइंड आ जाए, लेकिन मेंस में आपको रटा हुआ ही याद आएगा। रटा हुआ होना आवश्यक है और उस रटे हुए की समझ आवश्यक है मेंस के लिए। तो इसमें आपके स्वयं की भूमिका आवश्यक इसलिए क्योंकि किताबें तो आपको नॉलेज दे सकती हैं, लेकिन उस नॉलेज को आपको अपने रिवीजन के थ्रू,
अपने कंसेप्ट के थ्रू क्या करना है, समराइज करना है, कहां, अपने दिमाग में, जिससे आप एग्जाम हॉल में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। अंकदायी चीजें हैं किताब और नोट्स, अंक लाना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन जैसा होगा एग्जामिनर मजबूर है उसके अकॉर्डिंग नंबर देने के लिए। तो हम इसके आगे देखते हैं कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस को किस रूप में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है हमें, जिससे हमें मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके पीटी के अंदर भी। अगर हमें पीटी में अच्छे अंक मिले, अगर हमने संविधान के जो 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आए हैं और उनमें गलतियां नहीं की, तो ये तय है कि आप मेंस लिखने के लिए तैयार हो गए हैं। आप मान लीजिए कि ये सबसे इजी पोर्शन में आता है और इसमें गलती नहीं होती है सामान्यतः बच्चों के, अगर आप गलत करेंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पीटी के 18 से 20 क्वेश्चन अगर तैयार हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप मेंस लिख रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हमें पीटी में नंबर कैसे प्राप्त हो और उसके बाद हमें मेंस में कैसे नंबर मिले, जिससे हमारा इंटरव्यू कॉल हो सके, जिससे हमारा इंटरव्यू कॉल हो सके। तो हमने यहां लिखा हुआ है कि इन तीनों पार्ट्स को हम दो रूपों में डिवाइड करते हैं। पहला परंपरागत रूप, यह परंपरागत रूप हमें मिलेगा किताबों से। कहां से मिलेगा? किताबों से यह परंपरागत रूप हमें देखने को मिलता है। कहां से मिलता है यह परंपरागत रूप? किताबों में। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों से हमें इनकी बेसिक अवधारणाएं, व्याकरण, शब्दावलियां और अनुच्छेद और भाग अनुसूचियों से संबंधित कुछ विशेष तत्व हमें एनसीईआरटी में मिलते हैं। कहने का मतलब है कि ये वे किताबें हैं जो छोटे बच्चों को ये समझाने के लिए लिखी गई हैं कि क्या संविधान होता है, क्या राज्य व्यवस्था होती है और क्या गवर्नेंस होती है। ये बहुत बेसिक से लिखी गई, इसलिए हम सबको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि इससे हमारी बेसिक समझ तैयार होगी। जब तक आपकी बेसिक समझ तैयार नहीं होगी तब तक आप उस पर अपने कंसेप्चुअल पार्ट को नहीं खड़ा कर सकते। हमें किसी भी मकान की जैसे नींव और बेस तैयार करना है, उसी प्रकार हमें अपनी स्टडी के दौरान एनसीईआरटी पढ़कर अपना बेस तैयार कर लेना है कि जब हमारे सामने संघात्मक शब्द लिखा हो और एकात्मक शब्द लिखा हो तो हमें इसमें समझने में परेशानी ना हो कि एकात्मक का क्या मीनिंग है और संघात्मक का क्या मीनिंग है। ये परिभाषाएं और एग्जाम्पल दोनों ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बड़ी किताबों के नाम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पहले नंबर पे लिखा किताबें, तो किताबों में क्या है? सुभाष कश्यप जी की किताबें लोग पढ़ते हैं। उनकी 3 किताबें हैं, हमारा संविधान, हमारी संसद और लोकतंत्र। ये 3 किताबें सुभाष कश्यप जी की मार्केट में बहुत फेमस किताबें हैं और इन्हें लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगभग कह सकते हैं हम लोग 10 सालों से यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों के बीच प्रख्यात या विख्यात या प्रसिद्ध किताब है लक्ष्मीकांत। हम हो या हमारे जैसे बहुत सारे टीचर हो, वो एक शब्द में लक्ष्मीकांत का नाम लेते हैं कि लक्ष्मीकांत आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तम किताब है। इसमें सारा पार्ट्स आपको एक जगह समराइज रूप में मिला हुआ है, क्योंकि सुभाष कश्यप की किताब किसी भी रूप में एग्जाम ओरिएंटेशन से नहीं लिखी गई। वह किससे लिखी गई? वह हमेशा एग्जाम उसके परिप्रेक्ष्य लिखी, एकेडमिक परिप्रेक्ष्य से लिखी गई। लेकिन लक्ष्मीकांत की किताब सिविल सर्विसेज परीक्षा के अकॉर्डिंग लिखी गई, इसलिए टीचर उसे प्रेफरेंस भी देते हैं और उसको पढ़ाते भी हैं और उसके अकॉर्डिंग लिखवाते भी हैं। इसके अलावा अन्य किताबें आती हैं, आप नाम जानते होंगे, चाहे डीडी बसु हो, चाहे ब्रज कृष्ण नंदन की किताब हो, ये सब कुछ हो, सभी किताबें आती हैं। तो ये रही किताबों की बात। अब आते हैं हम लोग नोट्स का पार्ट, जो इन दोनों चीजों से इतर है। किससे? किताबों से और एनसीईआरटी से। क्योंकि ये नोट्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो स्वयं आप नोट्स बनाते हो अपने, और एक नोट्स होते हैं किसी संस्था के नोट्स, किसी संस्था के नोट। तो जो संस्था के नोट्स हैं वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जोड़ के बनाए गए होते हैं, जिसमें करंट का सेक्शन भी जुड़ा होता है परंपरागत के साथ। और आपके स्वयं के नोट्स आप किस आधार पर बनाते हो? जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उस आधार पर, या आप एनसीईआरटी के आधार पर या किताबों के आधार पर अपने स्वयं के नोट्स बनाते हो और उन्हीं के आधार पर अपना रिवीजन करते हो, जिससे मैक्सिमम नंबर आपको प्राप्त हो सके। ये तो रही परंपरागत रूप से आपके लिए उपयोगिता किसकी? किताबों की, नोट्सों की और एनसीईआरटी की। यदि हम इसमें दूसरे पक्ष को देखें, समसामयिक पक्ष या करंट का पक्ष,
वो तो किताबों में है, लेकिन ये पोर्शन किताबों में नहीं है, चाहे वह लक्ष्मीकांत की किताब हो, चाहे वह सुभाष कश्यप की किताब हो या ब्रजकिशोर की किताब हो, कि XYZ कोई भी किताब, क्योंकि किसी भी किताब को करंट के साथ अपडेट होने में 1 वर्ष का समय न्यूनतम से न्यूनतम लगता है। तो अगर हम इसी पर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा एग्जाम में करंट के साथ जो इंटरलिंक है, अंतर संबंध है, वो नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई और लिखेगा तो उसको मार्क्स बेटर मिलने की संभावना पूरी है। तो हमें ये देखना है कि हमारा करंट वाला सेगमेंट उसके साथ इंटरलिंक हो, किसके साथ, जो हमने परंपरागत रूप से पढ़ा हुआ है, चाहे किताब से चाहे एनसीईआरटी से। तो हम समसामयिकी वाला पोर्शन कहां से पकड़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं या कवर कर सकते हैं। तो हमें देखनी है न्यूज, हमें देखनी है न्यूज, बीबीसी न्यूज देख लीजिए, दूरदर्शन की न्यूज देख लीजिए, XYZ जो आपको सही लगे, या राज्यसभा टीवी देख लीजिए, जहां से आपको अपने एग्जाम के लिए न्यूज मिल सके, इज ऑथेंटिक न्यूज। तो हमें पहले न्यूज देखनी है। दूसरा, हमें एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए। बात इसकी नहीं कि हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में, जिस भाषा का आपको अच्छे से ज्ञान और समझ आती हो वो न्यूज़पेपर पढ़ें। आप चाहे हिंदू पढ़ें, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, चाहे एक्सप्रेस वे पढ़ें, और चाहे आप दैनिक भास्कर या दैनिक, वो आपकी स्वेच्छा, जो आपको यह समझा सके कि कैसे आपके लिए राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के पार्ट आप यहां से लिंक करा सकते हैं। तो न्यूज़पेपर। इसके अलावा अभी मार्केट में सबसे फेमस चीज है जिसको हम लोग कहते हैं मैगजीन, करंट मैगजीन। चाहे आप पीडी पढ़ें, चाहे क्रॉनिकल पढ़ें, चाहे दृष्टि की मैगजीन पढ़ें, चाहे आप मंत्रा की मैगजीन पढ़ें, चाहे हमारे द्वारा या सर के द्वारा जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं या जो बताए जा रहे हैं मॉर्निंग सेशन में, आप वो पढ़ें। वो उतने ही लाभकारी हैं जितने न्यूज़पेपर लाभकारी है। सर के द्वारा सेशन चलाया जा रहा, उसमें वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी करंट की न्यूज हो XYZ वो आपके लिए उपयोगी है, तो सर उसको फ्रेम करके रोज पढ़ाते हैं। तो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, तो आपके लिए वो लाभकारी हो सकता है। तो करंट मैगजीन आप पढ़ सकते हैं या करंट के वीडियो देख सकते हैं, हमारे भी या किसी के भी। इसके अलावा इससे होगा क्या, इन सबसे किससे, समसामयिकी से। तो विषय की समझ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी निर्मित होगी। जब आप परंपरागत पक्ष लिख रहे होंगे तो वर्तमान पक्ष को जब आप उसके साथ इंटरलिंक करेंगे तो एग्जामिनर को आप एक मैसेज देते हो कि हम परंपरागत के साथ वर्तमान के साथ अपडेट हैं। तो हम एक प्रशासक के रूप में सोचते और समझते हैं कि हम परंपरा के साथ ही नहीं, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ भी पॉलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशन को या गवर्नेंस को देखते हैं। तो ये आपको अंक दिलाने में सहयोग कर सकता है, क्योंकि हमें एग्जामिनर को यह समझ दिखानी है कि मैं वो सारी चीजें समझता हूं जो आयोग हमसे मांगता है। इसके अलावा हमारी जानकारी में सुधार होगा। अगर हम तथ्य गलत लिखेंगे तो हमारी जानकारी टीचर के पास सही नहीं जाएगी, जिससे उसका एक अपनी अवधारणा बन जाएगी और हमें वो नंबर कम दे सकता है। तो हमें क्या करना है, हमारी जानकारी में सुधार हो। जैसे मान लो हमें केवल 103 अनुच्छेद तक याद ही हो। जैसे हम 5वां एडिशन देखें लक्ष्मीकांत का, तो वहां तक 100वां संविधान संशोधन लिखा है। तो जो बच्चे लक्ष्मीकांत पे डिपेंड थे उस समय, तो वो 100वां संशोधन ही लिख पाएंगे, जबकि संशोधन आज की डेट में 104 हो चुके हैं। तो ये आपकी जानकारी में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, जिससे आपको अंक मिले। एक ही उद्देश्य है आपके पढ़ने का और हमारे पढ़ने का, आपका सिलेक्शन। ठीक है। इसके अलावा करंट में आपको पक्ष, कैसा पक्ष, सकारात्मक पक्ष समझने की सुविधा होगी कि कौन कौन से पक्ष सकारात्मक हैं, कौन कौन से पक्ष नकारात्मक हैं। आज से 20 साल पहले जो पक्ष नकारात्मक हुआ करते थे, आज वो सकारात्मक हैं। जैसे अगर हम संविधान सभा में देखें तो संविधान सभा के लोग ये नहीं जानते थे कि साइबर क्राइम जैसी भी कोई घटना भविष्य में घटेगी, लेकिन आज घट रही है, तो संविधान में उसके लिए प्रोविजन लाए गए हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को समझाने में सहायक की भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम सर न्यू किताब पढ़ें या पुरानी किताब पढ़ें। हमेशा से एक प्रश्न रहा है मार्केट में कि हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। तो आप ये बताइए कि आपके लिए उपयोगी क्या है, वो जानकारी जो आपको नंबर दिलाए या वो जानकारी जो केवल कॉपी भराए। तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन ही आपका ध्येय है, इसलिए आप हमेशा नई किताबों की ओर अग्रसर हो। क्या हो, अग्रसर हो। कारण उसकी जानकारियों में हमेशा क्या होगा, सुधार किया गया होगा। क्या किया होगा, सुधार किया गया होगा।
और हमें क्या चाहिए, हमें नवीनतम जानकारियां चाहिए। आयोग भी आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप हमेशा अपडेट रहें और नए की तरफ बढ़ें, क्योंकि आयोग में आप अगर देखते हैं तो हमेशा सुधार होता रहा है, वह एक ही ढर्रे पर नहीं जी रहा है, हमेशा सुधार किया। अगर उसने सी सेट लागू किया था तो सी सेट में परिवर्तन भी किया, कभी माइनस मार्किंग अनिवार्य थी तो आज की डेट में केवल पासिंग कर दिया है, तो वो सुधार का पक्ष है, तो वो सुधार हमें सीखना पड़ेगा। हम इसी पर नहीं अटके रहें कि ओल्ड एनसीईआरटी में अच्छा लिखा है, नहीं, न्यू एनसीईआरटी में भी नए तरीके से लिखा गया है जो आपके लिए उपयोगी है। तो किताबों के परिप्रेक्ष्य में हम नई की तरफ जाएंगे। अगर हम आज की डेट में फर्स्ट एडिशन पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत का हमारे लिए उपयोगी नहीं, हमें नंबर नहीं दिलाएगा। हमें क्या करना है, या तो 5वां एडिशन पढ़ना है या 6वां एडिशन पढ़ना है। मार्केट में 6वां एडिशन आ चुका है, मैं बताऊंगा उसमें जोड़ा क्या क्या गया अभी, क्योंकि हर किताब के साथ कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। जो जोड़ा गया वो इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसीलिए जोड़ा गया। उससे क्वेश्चन आएगा तब आप कहोगे कि भाई ये तो किताब में था ही नहीं, क्योंकि आप पुरानी किताब पढ़ रहे हो, तो इसमें आयोग की गलती कहां है, इसमें तो आपकी गलती कि आप जागरूक नहीं हो। तो जागरूकता के लिए हमें नई किताबों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा कंपेयर करते रहना चाहिए कि क्या नया आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो 6वां एडिशन लक्ष्मीकांत जी का आया हुआ है उसके अंदर नया क्या आया है। तो उसके अंदर नया पार्ट जोड़ा गया है। तो लक्ष्मीकांत के 6 एडिशन में लगभग 6 अध्याय नवीन जोड़ दिए गए जो 5वें एडिशन में नहीं है। जबकि जब 5वां एडिशन आया था तो उसके अंदर लगभग 7 अध्याय जोड़े गए थे जो चौथे में नहीं थे। तो कहने का मतलब इसमें नया जोड़ के नई किताब बनाई गई, 5वें में 6 चैप्टर जोड़ के नई किताब बनाई गई। अब इसमें जोड़ा क्या गया, तो एम लक्ष्मीकांत के 6वें एडिशन में जीएसटी वाला पार्ट जोड़ दिया गया है, गुड गवर्नेंस वाला, गुड सर्विस टैक्स वाला पार्ट जोड़ दिया गया है एम लक्ष्मीकांत में एक अध्याय के रूप में। दूसरा ओबीसी आयोग जो संवैधानिक बना हुआ है उसका एक पार्ट जोड़ दिया गया, 338 में है ये। तो ये अब नए संविधान की किताब में ये पार्ट आया हुआ है। आपदा प्रबंधन संस्थाओं को जोड़ दिया गया है। आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन उसमें पॉलिटी क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, वो गवर्नेंस का पार्ट में आ गया है कि गवर्नेंस इसमें कैसे काम कर सकती है, किसमें, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे गवर्नेंस पार्ट कर सकती है, या राज्य व्यवस्था का क्या क्या योगदान है। जैसे बंगाल में जो भूकंप बाढ़ या तूफान आया था तो उसमें जो अनुदान दिया गया या वहां के प्रशासकों ने जो काम किया वो इसीलिए कैसे काम करेंगे और क्या क्या काम करना है, तो ये पार्ट यहां जोड़ा गया पॉलिटी के साथ। दूसरा गठबंधन सरकार आप देख रहे हो 1980 के दशक से चल रही है गठबंधन सरकार, तो उनकी उपयोगिता और उनके परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को दिखाने की बात की गई और इनका इंपैक्ट जनता पर क्या पड़ा है उसको। तीसरा क्षेत्रीय दलों की भूमिका, जो छोटे छोटे दल हैं क्षेत्रीय दल, उनकी राज्य सरकारों के गठन या केंद्र सरकारों के गठन में क्या भूमिका रही है। तो इस तरीके के विधान वर्तमान के 6वें लक्ष्मीकांत में जोड़ दिए गए। ये आपके एग्जाम के लिए नो डाउट सदुपयोगी हैं। अगर आप इनको निगलेक्ट करके चल रहे हो तो आप माइनस में जा रहे हो, आप 2-3 नंबर और लोगों से पीछे हो रहे हो जो आपके सिलेक्शन में हो सकता बाधा पैदा करें। आप इंटेलिजेंट हैं तो हमेशा नई की तरफ बढ़ें जिससे आपके अधिकतम नंबर आ सकें। नंबरों का ही उद्देश्य है, नंबर अधिकतम लाना है। अब हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या नहीं है और करना क्या है। तो हमें सबसे पहले खाली रटना नहीं है कि हम सुबह शाम बैठ गए रटने, हमें खाली रटना नहीं है। और एक समझ, केवल हमें समझ पैदा नहीं करनी है कि हम कंसेप्ट बना रहे हैं, कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट नहीं, हमें ये दोनों ही काम करने हैं। हमें क्या करना है, दोनों ही काम करने हैं। कैसे करना है, हमें अनुच्छेदों को तो रटना पड़ेगा, तो हमें अनुच्छेदों को रटना है, अनुसूची को रटना है और भाग, कौन से भाग में क्या दिया है, ये शब्द हमें रटना है। अब हमें समझना क्या है वो देखिए, हमें समझना क्या है, ये रटने वाला पार्ट है। समझना क्या है हमें, राज्यपाल, राष्ट्रपति जी राज्य में क्या लगाते हैं, राज्य में लगाते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के आधार पर, 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कैसे, अल्पमत के आधार पर या राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो ये तो है रटने वाला पार्ट। अब समझ वाला पार्ट आप देखिए,
एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि केंद्र के अनुदेशों का, अनुदेश या निर्देशों का पालन यदि राज्य सरकार नहीं करती है तो क्या कर सकती है राज्य सरकार? राज्य सरकार अगर पालन नहीं करेगी, जैसे लॉकडाउन या विमुद्रीकरण जैसे निर्देश दिया केंद्र ने और उनका पालन राज्य सरकारों ने नहीं किया, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये है समझ वाला पार्ट कि आपको 365 के साथ साथ 356 याद रखना है। ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये है समझ और ये है रटने का पार्ट कि हमें 365 भी याद है और 356 भी याद है। जब तक आप इस अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो ये लिख दिया आपने और ये नहीं लिखा, तो एग्जामिनर को ये समझ में आ गया कि अभी आपको पूरी पता नहीं है, आपको आधी आधी पता है, तो आपको वो आधे आधे नंबर चढ़ाएगा। जो बच्चे इस टाइप से लिखेंगे एग्जामिनर मान के चलेगा कि आपको काफी कुछ पता है, तो आपको काफी नंबर दिए जाएं। इसके लिए तो ये है समझ और रटने का पार्ट, दोनों ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ पैदा करनी है और रटने का भी काम करना है जो जरूरी है। सब कुछ नहीं रटना है, सब कुछ नहीं रटना है, जो जरूरी है वो रटना है आपको। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्या क्या रटना है। आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कि कुछ लोग ये करते हैं कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे हम लोग और सुभाष कश्यप भी पढ़ेंगे हम लोग और डीडी बसु भी पढ़ेंगे हम लोग और पांडे जी की बुक भी ले आएंगे, तो इतना सब नहीं पढ़ना है। आपको केवल एक किताब पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत, केवल एक किताब पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि उसके अंदर लगभग सब कुछ दिया गया है वर्तमान में। कल कौन सी आएगी पता नहीं, लेकिन आज की डेट में सबसे सदुपयोगी किताब एम लक्ष्मीकांत दी है, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अलावा अधिक नोट्स नहीं पढ़ना है हमें। नोट्स क्या नहीं करना, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं हम 10 संस्थाओं के नोट्स खरीद कर लाए फिर हम अपना एक नोट्स बनाने बैठे, तो हो सकता हम 2 साल में केवल पॉलिटी का एक नोट्स बना लें। हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना, हमें एक समरी बनानी है, हमें एक छोटा नोट्स बनाना है जो हमें एग्जाम में क्या कराए, पास करा दे। तो हमें क्या करना है, लघु नोट्स की तरफ बढ़ने हैं, एक छोटे नोट्स बनाने हैं हमें स्वयं के। अगर हम संस्था के भी लाए तो भी और स्वयं के बनाए हुए हैं तो भी। अब नोट्स बनाना कैसे ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है सब लोगों के बीच में। तो नोट देख लीजिए कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए मूल अधिकार आपने लिखा, या मूल अधिकार वाला आप जब सेक्शन पढ़ रहे हैं चाहे किताब से या नोट से, तो मूल अधिकारों में जब आप समता पढ़ते हैं तो आप समता पूरा पढ़ लीजिए। जितने भी नोट्स बने हैं 4 पेज के या 5 पेज के आपने समता के अंदर बनाए, उसके बाद आप एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए या हाफ पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब भी कभी करंट से रिलेट उस पर कोई अपडेशन आया तो आप उस हाफ पेज पर लिख लीजिए। तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे नोट्स पुराने हो गए। आपका क्या हो गया, नोट्स नए हो गए, आपके नोट्स क्या हो गए, नए हो गए। तो आप कह सकते हैं नवीन नोट्स की पद्धति हमने पैदा कर ली है। कैसे, समता का नोट्स हमने जो लिखा था उसके बाद एक पन्ना छोड़ दिया और हमने जब कोई नई चीज सीखी या देखी तो हम उस पेज पे लिख सकते हैं। इसी के बाद हमने पढ़ा स्वतंत्रता, तो हमने स्वतंत्रता के बाद भी एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया। जब भी कोई नई चीज मिली तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। इसके बाद आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद भी हमने एक पन्ना छोड़ दिया। फिर आया धर्म का, तो धर्म वाले पन्ने पे भी हमने एक पन्ना छोड़ा। ऐसे ही हम हर चैप्टर वाइज एक एक पन्ना, आधा आधा पन्ना छोड़ते जाएंगे और जब भी करंट उससे लिंक होगा तो हम उसके साथ उसको जोड़ते जाएंगे, जिससे हमारे नोट्सों की नवीनता बनी रहे और हमारा भटकाव कम से कम रहे, ओरिएंटेड एक ही पॉइंट पर रहे, वो है हमारा नोट, और अच्छे से अच्छा। ठीक है, तो ये तो रही नोट्स की बात। इसके अलावा हमने कहा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़नी है आपको कहां से कहां तक, 9 से 12 तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एक किताब पढ़नी है लक्ष्मीकांत की आपको, समाचार पत्र पढ़ना है आपको, करंट की पत्रिका पढ़नी है आपको, और ग्रुप डिस्कशन ये बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि रोज शाम को बैठ गए चाय पर, आप हफ्ते में डिसाइड करिए अपनी मित्र मंडली में जो सीरियस स्टूडेंट हैं कि हम लोग मिलकर 5 भाग 5 पढ़ेंगे और इस संडे को बैठकर 1 घंटे डिस्कस करेंगे या 2 घंटे डिस्कस करेंगे करंट और परंपरागत। इससे क्या होगा, आपको एक ब्रॉडनेस आएगी, आपको लिखने में, बोलने में। ये आपको इंटरव्यू में बहुत फायदा करेगी, आपका हेजिटेशन कम करेगी।
तो आप हफ्ते में एक दिन रख लीजिए और किसी टॉपिक को उठाइए और फिर बैठ के 4-5 लोगों को भी डिस्कस कीजिए और सभी की बात सुने और सभी को बोलने का मौका दें। तो ये आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हमने आपको बताई दिया कि अवधारणा और व्याकरण के लिए आवश्यक है, परंपरागत और वर्तमान को जोड़ने का काम करेगी एनसीईआरटी। इसके अलावा समझ 3 तरीके की मार्केट में है। एक तो है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद चलाई जा रही है या उसके अंदर जो शब्दावलियां उपयोग होती हैं वह पॉलिटी या संविधान। दूसरी न्यायालय के द्वारा जो वर्णित की जा रही है वह संविधान या पॉलिटी, और एक आम जन के बीच फेमस संविधान या पॉलिटी। ठीक है, तो वो हमें देखना है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के लिए शब्द देखते हैं, हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, कुछ लोग महामहिम कहते हैं, कुछ लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, कुछ लोग प्रथम नागरिक कहते हैं। ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन हर जगह उस व्यक्ति का नाम अलग अलग है। तो हमें इसी तरीके की एक अपनी समझ डेवलपमेंट करनी है जिसके अंतर्गत संसदीय क्या आ जाए, संसदीय व्यवस्था की आ जाए, दूसरा न्यायपालिका के कुछ शब्द आ जाए और आम जन की अवधारणा आ जाए। ये तीनों जब समाहित हो जाएंगी तभी आप मान के चलिए आपको पेपर में क्या मिल सकते हैं, अंक। अगर हम पूरी पॉलिटी न्यायालय के अकॉर्डिंग लिख देंगे तो भाषा ना तो टीचर को समझ में आएगी और ना ही हमें समझ में आएगी। तो ये तय हो गया कि आपने टीप टाप के या आपने रट रटा के लिखा है, आप प्रशासक बनने लायक नहीं हो। ठीक है, दूसरा अगर हम संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये सारी पॉलिटी लिख देंगे तो भी किताबी भाषा हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों ही भाषाओं को जोड़ के लिखना है। आमजन मतलब एनसीईआरटी वाली, न्यायालय मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य, संसदीय जो किताब है वो, इन तीनों को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो हमें नो डाउट अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा मेंस में और पीटी में सेगमेंट बटा कैसे है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि बटा कैसे है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि किताबों का, नोट्सों का क्या उपयोगिता है। अब हम ये देखते हैं कि किताबों के नोट्सों से या करंट मैगजीनों से हमें किन किन टॉपिकों को देखना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमें संविधान में प्रीलिम्स के अंदर, पीटी के अंदर जो 18 से 20 क्वेश्चन कवर करता है तो हमें किन किन टॉपिकों पर फोकस करना चाहिए। चाहे वह परंपरागत रूप में देख रहे हो या हम करंट या मैगजीन पढ़ रहे हो या करंट सुन रहे हो या समझ रहे हो, तब हमें किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो हम ये देख लेते हैं, यदि संवैधानिक विकास की चर्चा की जा रही है, संवैधानिक विकास की चर्चा कैसे करेंगे, जैसे मान लो संविधान ये अधिनियम वाला पोर्शन आया था अभी, तो कौन से अधिनियम में परिवर्तन किया जा रहा है, 1989 के संशोधन में, या आपदा प्रबंधन अधिनियम का था 19वीं शताब्दी का। तो इस तरीके के प्रावधान हमें देख के चलना पड़ेगा कि ये ऐसा तो नहीं कि पुराने किसी संविधान से या किसी संवैधानिक व्यवस्था से हिस्सा रहा हो हमारा, तो ये चीज हमें वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं कि हमें संवैधानिक विकास देखना चाहिए हमेशा। कहां, पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमें 1773 का अधिनियम, 1813 का जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, 1833 जिसमें कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त किया गया है, 1861 जिसमें विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी, 1909 का अधिनियम जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी विशेष, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, 1935 का अधिनियम में जिसमें एक संघ सरकार बनाने की व्यवस्था की गई। तो इन संवैधानिक विकासों के इन अधिनियम या शासन अधिनियम या परिषद अधिनियम या चार्टर अधिनियम को हमें क्या करना है, बार बार देखना है और करंट के साथ देखना है, कहीं इनमें ऐसा तो नहीं कि उस परिप्रेक्ष्य में कोई लिंक बनता हो। इसके अलावा कैबिनेट मिशन जो 1946 में आई थी, कैबिनेट मिशन, उससे हमें याद करना है और उनसे कंसेप्ट को देखना है। संविधान सभा से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो देखना है। अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय समिति के या प्रांत के मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। तो वो वाला हमें पोर्शन देखना है। प्रस्तावना, प्रस्तावना के अंतर्गत जो संविधान के शब्द की संरचना रखी गई, जैसे संप्रभुता है, समाजवादी है, गणराज्य है, पंथ, इनके क्रम को, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के अवसर की बात की गई, तो ये हमें प्रस्तावना में देखना है। प्रस्तावना के लिए किसने क्या कोटेश कहे हैं वो हमें देखना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का सेक्शन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हर बार यहां से क्वेश्चन है, तो हम इसको पढ़ेंगे,
सेगमेंट बांटकर समता वाला सेगमेंट पढ़ेंगे, स्वतंत्रता वाला सेगमेंट पढ़ेंगे, शोषण वाला पढ़ेंगे, धार्मिक वाला, इस तरीके से मौलिक अधिकारों के सेगमेंट को देखें, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए हैं, इनको हम देखेंगे। और मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, उन कर्तव्यों को हम लोग देखेंगे, कितने कर्तव्य हैं, 11वां संशोधन कब जोड़ा गया, जब जोड़े गए तो कितने थे, इस तरीके हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद हैं, चाहे वो निर्वाचक मंडल का हो, चाहे उनके शपथ ग्रहण का हो, चाहे वह क्षमादान की शक्ति हो, तो ये सारी हम राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह यही देखेंगे। और संसद के अंदर राज्यसभा का गठन है, लोकसभा का गठन है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, इन सबको हम लोग संसद के अंतर्गत देखेंगे। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिए गए, तो ये कौन नियुक्ति करता है, कितना कार्यकाल है, वेतन कितना, ये सब हम यहाँ देखेंगे। इसके अलावा संसदीय समिति, चाहे वह लोक लेखा समिति हो, चाहे वह अनुशीलन समिति हो, चाहे वह प्राक्कलन समिति हो, ये सारी समितियां हमें देखनी चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके अलावा न्यायालय में हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को देखना है, और दोनों को एक साथ ही पढ़ें। जब भी अगर आप पढ़ें तो एक साथ पढ़ें। अगर अनुच्छेद 124 पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 114 भी आप पढ़ें, 116 भी आप पढ़ें और 129 भी पढ़ें, तो वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे, किस में अभिलेख न्यायालय की बात की गई है और कब गठन की बात की गई, तो इन दोनों को कोरिलेट कर ही पढ़ें प्रीलिम्स में, क्योंकि कई बार वह प्रीलिम्स में क्वेश्चन कोरिलेशन के साथ ही देगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो या तदर्थ न्यायाधीश हो। अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तभी ये वाला सेगमेंट पीटी में नंबर देगा। राज्यपाल की नियुक्ति हो या राज्यपाल की नियुक्ति हो, निर्वाचन हो, या उनको कहां से निर्वाचन की व्यवस्था ली गई है या पदस्थ करने की व्यवस्था ली गई है, वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख है या प्रशासनिक प्रमुख, ये सारी चीजें हमें राज्यपाल के लिए देखनी है। विधानमंडल का गठन, विधानसभा देखनी है और विधान परिषद देखनी है, इसमें दोनों। स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमें पंचायत देखना है। पंचायत में बलवंत राय मेहता समिति से लेके थुंगलू समिति और सिंघवी समिति तक 73वां संविधान संशोधन तक हमें डिटेल से देखना चाहिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पीटी में मिलता ही मिलता है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक वो हुआ है एग्जाम, कौन सा, मध्य प्रदेश पीटी, तो हमें इस लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। 3 लोक सेवा आयोगों की चर्चा की गई है, वो कौन सा है, संघ का लोक सेवा आयोग जिसे हम लोग यूपीएससी बोल देते हैं, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग जिसे हम लोग यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस बोल देते हैं, दूसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 राज्यों के लिए। जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि जब यूपी विभाजित हुआ तो उसके साथ ही इसका एग्जाम उत्तर प्रदेश के द्वारा ही कराया जाता था, या मध्य प्रदेश जब विभाजित हुआ, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का एग्जाम एक संयुक्त लोक सेवा आयोग ही कराता था। दोनों राज्यों की अनुशंसा से होता ही है, तो इस तरीके के लोक सेवा आयोग को आप यहाँ देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग भी 2 तरीके से देखे जा सकते हैं। एक तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को हम लोग जानते हैं, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य आयोग ये क्या कराता है, ये विधानसभा के चुनाव कराएगा, संसद के चुनाव कराएगा। ये क्या कराएगा, राज्य वाला, ये राज्य वाला कराएगा पंचायत के चुनाव, मतलब स्थानीय सरकारों के चुनाव। तो ये दोनों प्रकार के निर्वाचन आयोग हम यही देखेंगे। इसके अलावा अनुसूचियों में अगर हम लोग देखें तो 2 के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 अनुसूची। 11 में पंचायत है, 12 में नगर निगम नगर पालिका है, 10 में दल बदल है, 8 के अंदर भाषा है, 6 में विभाजन है शक्तियों का, अनुसूची वाला, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, 4थे के अंदर राज्यसभा की सीटें। तो ऐसे करके आप सारे को देख सकते हो। 6वें में क्या है, 6वें में 4 राज्यों की चर्चा की गई, असम, मेघालय, त्रिपुरा की। तो इस तरीके से हम लोग अनुसूचियां देखते हैं, और इन सारे का जो भी बोला है उन सबको हम करंट के साथ जरूर लिंक कराएंगे। करंट के साथ अगर हम लिंक नहीं कराएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें करंट के साथ इन सबको पढ़ना है। जब भी हम करंट पढ़ें, जहां पे भी पढ़ें, हम उसके साथ उसको लिख सकते हैं। किसको, जो भी तथ्यात्मक या परंपरागत हमने पढ़ा पॉलिटी को, वहां उसको कोट करें, या अपने नोट्स में करंट को अपडेट कर लें। ये रहा पीटी का सेगमेंट। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मेंस का। तो पीटी में कितने क्वेश्चन आने हैं, पीटी में आने हैं 18 से 20 क्वेश्चन। और आप मान के चलिए, अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि आप 17 से 19 क्वेश्चन की पोजीशन में हमेशा रहेंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है आपकी गलती से या सिलेबस में कहीं छूट जाए, लेकिन मैं गारंटी कहता हूं आप हमेशा
95 क्वेश्चन करने की पोजीशन में रहेंगे पीटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस में। मेंस में जैसे मैंने कहा एक किताब बताइए लक्ष्मीकांत आपके साथ 80 से 90% सिलेबस को कवर कर देगी। 80 से 90% सिलेबस को कवर कर देगी। अगर आप इसके साथ करंट जोड़ देते हैं तो ये 20 से 25% आपको इंक्रीज कर देगी, तो 100% का आप नंबर पा सकते हैं। तो कहने का मतलब 175 में से आप इजीली फॉर्म में 125 या 130 नंबर केवल 3 पोर्शन से, कहां से, राज्य व्यवस्था से, संविधान वाले पोर्शन से और गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, इनसे आप इजीली 125 से 30 नंबर ला सकते हो। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि लोगों को यहां 70, 75 नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग इसको अगर इस तरीके से पढ़ते हैं डिजाइन के रूप में तो आपको नो डाउट 120 प्लस मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं नागरिकता। आपको अगर याद हो सीएए एक बिल आया था तो वो नागरिकता से रिलेट था। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन था, संविधान में संशोधन नहीं था वो। तो नागरिकता अधिनियम 1955 हमें पढ़ना है, विशेष रूप से नागरिकता वाले पोर्शन में। मूल अधिकारों को हमें विस्तृत रूप में ही पढ़ना है, चाहे वह समता का हो, चाहे वह संरक्षण का या धर्म का। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हमें हमेशा पढ़ने हैं क्योंकि 40 में अगर पंचायतों का गठन हो रहा है तो 38 में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था भी की जा रही है। संसद के दोनों हाउसेस को हमें पढ़ना है और उनके अधिकारियों से रिलेट हमें पढ़ना है। वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति उन पर क्या पदस्थ करने की एक प्रोसेस चलाई जाने की बात की जा रही है, की जा रही है। तो ये हमें करंट से ही देखने को मिलेगा। कल के दिन आ जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए, तब आप बैठ जाएंगे। तो हमें इस कंटेंट में देखते हुए चलना है। न्यायालय में 99 में संविधान संशोधन न्याय नियुक्ति था, तो उस समय वो क्वेश्चन आया होगा। आप देखेंगे तो जब 99 में संविधान संशोधन हुआ था तब न्यायालय से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो करंट के कारण ही आया था। तो हमें न्यायालय में दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। विधानमंडल जब हम पढ़ेंगे तो पीसीएस में बहुत सवाल आता है विधानमंडल से। कैसे, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, राज्यपाल की शक्तियां लिखिए या राज्यपाल के कार्य लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आप चाहे बीपीएससी का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश या एमपी का, डायरेक्ट सवाल आए हैं इससे। पंचायतों के सवाल हमेशा से आते रहे हैं। पंचायतों के विकास में महिलाओं की भूमिका, इस तरीके का प्रश्न बनते रहे हैं। केंद्र के संबंधों को लेकर हर आयोग ने कभी ना कभी अपने एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से किए। तो केंद्र संबंध 3 प्रकार से देखे जाते हैं। भाग 11 के अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक संबंध है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंध है। केंद्र संबंध 3 रूपों में है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो हमें ये तीनों एक साथ पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हमें वित्त आयोग देखना है जो वित्तीय संबंधों का पार्ट है 280 के तहत। निर्वाचन आयोग देखना है, 324 से 329 तक विस्तारित है निर्वाचन आयोग। इसके अलावा हमें संघीय ढांचा देखना है। क्वेश्चन अगर आ सकता है कि भारत में संघीय ढांचे की व्यवस्था किस प्रकार स्थापित है, या भारत की सरकार लोकतांत्रिक है, इस पर टिप्पणी कीजिए, या भारत की सरकार कब एकात्मक हो जाती है, इस पर निबंध लिखिए। तो इस टाइप के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। संविधान संशोधन की क्या भूमिका है संविधान के विकास और विस्तार में, तो हमें संविधान संशोधन देखना है। कहां तक हो गए, 104 तक हो गए। जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे वहां जहां भी वो चीज आएगी तो हम संविधान को कोट करेंगे कि संविधान संशोधन में यह व्यवस्था जोड़ी गई या हटाई गई। ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक निकाय कौन सा, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आता है संवैधानिक निकाय के रूप में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि संवैधानिक निकायों पर चर्चा कीजिए। तो हमें वहां ध्यान रखना है कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से, जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, वर्तमान में बनाया गया ओबीसी आयोग है। ठीक है। गैर संवैधानिक निकायों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं नीति आयोग। क्वेश्चन नीति आयोग से डायरेक्ट ना पूछकर वह लिख देगा कि हाल ही में बनी हुई गैर संवैधानिक निकाय कैसे भारत के विकास में सहयोगी है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो नीति आयोग का जो कंसेप्ट है, वो योजना आयोग से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, नीति आयोग का कंसेप्ट है कि पंचायत से ब्लॉक से जिला से राज्य और राज्य से केंद्र, योजनाओं का क्रम इस तरीके से, मतलब यहां से समस्याएं पूछी जाएंगी और ऊपर तक भी समस्याएं बताई जाएंगी और उनका निदान किया जाएगा। जबकि योजना आयोग में क्या था कि समस्याएं ऊपर वाले ही देखेंगे और वे नीचे वाली समस्याओं को हल करने की। तो ये डाउन टू टॉप की तरफ है और ये टॉप टू डाउन की तरफ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये तभी होगा जब आप उसको तथ्यात्मक और करंट के साथ जोड़ के रखेंगे। इसके अलावा
इंटरलिंक वाला पार्ट देख लेते हैं कि इंटरलिंक वाला पार्ट हमें कौन सा पढ़ना है मेंस में एक साथ। तो मेंस में इतने टॉपिक के साथ हमें इंटरलिंक वाला पार्ट पढ़ना है, भाग 5 और भाग 6। ये पार्ट आपका मेंस में भी काम आएगा उसी रूप में जिस रूप में ये पीटी में काम आएगा। जैसे भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति लिखा हुआ है, यहां राज्यपाल लिखा हुआ है, यहां संसद लिखी हुई है, यहां विधानमंडल लिखा हुआ है, यहां राज्यसभा लिखी है, यहां विधान परिषद लिखा हुआ है, यहां लोकसभा लिखी हुई है, लोकसभा लिखा हुआ है, और यहां विधानसभा लिखा हुआ है, विधानसभा लिखा हुआ है, यहां महान्यायवादी लिखा हुआ है, महान्यायवादी लिखा हुआ है, यहां महाअधिवक्ता लिखा हुआ है, यहां महाअधिवक्ता लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा, महाअधिवक्ता लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें एक साथ पढ़नी। यहां अध्यक्ष लिखा हुआ है और सभापति लिखा हुआ, यहां पे भी अध्यक्ष और सभापति लिखा है, यहां पे भी समितियां लिखी हुई है और यहां पे भी समितियां लिखी हुई, यहां पे भी बजट जैसी व्यवस्था है और राज्य में भी बजट जैसी व्यवस्था है। तो ये इंटरलिंक है एक साथ। जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कंफ्यूजन कम होगा, किस में अनुच्छेद में राष्ट्रपति जी को रखा गया और किस में राष्ट्रपति राज्यपाल जी को रखा गया। इसके अलावा हम लोग केंद्र संबंध जब भी पढ़ें भाग 11 और 12 जब भी पढ़ें तो इसके साथ हम 7वीं अनुसूची जोड़ के पढ़ें। क्या पढ़ें, 7वीं अनुसूची जोड़ के पढ़ें, क्योंकि संघ, राज्य और समवर्ती ये तीनों सूचियां दी गई। ये तीनों सूचियां केंद्र राज्य संबंधों के विषयवार सूची है। क्या है, ये विषयवार है और ये शक्ति के अनुसार है। तो विषयवार और शक्तिवार एक साथ पढ़ेंगे तो हम मेंस में और पीटी में इसको कवर करेंगे और हमें याद होगा और कंसेप्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं नो डाउट आपको बोल रहा हूं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे और एक ही लक्ष्य हमारा और आपका कि वो है सिलेक्शन। तो करेंट के सेशन को आप सुबह सर के साथ अटैच हो सकते हैं, आपको नो डाउट लाभ होगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज सर को कमेंट करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे।